हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिज का ट्रिक। एसएससी सीजीएल के लिए जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं 12th मॉक टेस्ट को। इससे पहले हमने 11 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उन मॉक टेस्ट को नहीं देखा है एक बार जरूर देखें। यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसको एनालाइज करके रिसर्च करके ही आपके सामने लाया गया है। हमारी यहाँ पर कोशिश है कि ऐसे क्वेश्चंस और ऐसा मॉक टेस्ट बनाया जाए जैसा आपको एसएससी सीजीएल के रियल पेपर में देखने को मिल सकता है। हर मॉक टेस्ट में सिलेबस का कंप्लीट कवरेज है, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। जो लेटेस्ट पैटर्न है एसएससी का उसके आधार पर ही ये पूरे मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर यह बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना है ये टेक्निक आपको यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं उनको एक बार जरूर चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। सभी स्टूडेंट्स कॉपी पेन के साथ सिंसियरली इस पूरे मॉक टेस्ट को लगाएं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या स्कोर आपका आता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अलग बुजुर्गों के लिए विशेष बजट की घोषणा की? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस अ सेपरेट एल्डरली बजट? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अलग एल्डरली बजट पेश किया। राइट आंसर ए केरल। ये बजट फाइनेंशियल ईयर 26-27 में घोषित किया गया। केरल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं के.एन. बालगोपाल। इन्होंने इस बजट को पेश किया। इस बजट के लिए लगभग केरल सरकार ने 46,200 करोड़ से ज़्यादा आवंटित किए हैं। इस बजट का लगभग 68% पेंशन भुगतान में खर्च होगा और बाकी यहाँ पर जो भी बुजुर्गों की ज़रूरतें होती हैं उनके उत्पादन और सेवाओं में ये पूरा बजट खर्च होने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक दक्षता की सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? ए, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों पर संग्रहित ऊर्जा की मात्रा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन। बी, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात, द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन। सी, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों पर द्रव्यमान और ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात, द रेशियो बिटवीन द मास एंड एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन। डी, विभिन्न पोषी स्तरों पर उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का मतलब होता है एक ट्रॉपिक लेवल से अलग ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर होने वाली एनर्जी का प्रोपोर्शन। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात, यहाँ पर ये राइट आंसर है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फूड चेन की, तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको नोट करना चाहिए कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होती है तो लगभग सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसको लिंडमैन्स 10% लॉ भी कहा जाता है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिशों द्वारा अपनाई गई रिंग फेंस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the primary objective of the ring fencing policy adopted by the British in India during the 18th century? A, भारतीय राज्यों का विलय करके ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करना, to expand British territory by annexing Indian states. B, तटीय व्यापारिक कंपनियों का आर्थिक शोषण करना, to economically exploit coastal trading companies. C, ब्रिटिश क्षेत्रों की रक्षा के लिए बफर राज्यों का निर्माण करना, to create buffer state to defend British territories. डी, सभी रियासतों पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन लागू करना, टू इम्पोज डायरेक्ट रूल ओवर प्रिंसली टेरिटरीज। रिंग फेंसिंग पॉलिसी को गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय अपनाया गया था। इस पॉलिसी का मेन पर्पस था कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं उनके चारों तरफ फ्रेंडली या बफर स्टेट्स बनाना, ताकि कभी मराठा, मैसूर या फिर कोई अन्य शक्ति उन पर हमला करे तो ब्रिटिश एरियाज इनके हमलों से सुरक्षित रह सकें। इस दौरान ब्रिटिश सीधे एनेक्सेशन करने के बजाय अलाइड स्टेट्स को सपोर्ट करता था। बाद में इस पॉलिसी की जगह लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडी अलायंस को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश क्षेत्रों की रक्षा के लिए बफर राज्यों का निर्माण करना रिंग फेंसिंग पॉलिसी का उद्देश्य था, टू क्रिएट बफर स्टेट्स टू डिफेंड ब्रिटिश टेरिटरीज। नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति वंश ने पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में अपनी स्थिति किस वंश को पराजित करने के बाद सुदृढ़ करी?
Pushyabhuti dynasty after Prabhakar Vardhan strengthened its position in the region of Punjab and Haryana after defeating which of the following dynasties? Mehtak, Mokri, Chalukya, Hun. प्रभाकर वर्धन ने हुन के विरुद्ध सफल अभियान चलाया था, तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, हुन। उनके बाद हर्षवर्धन ने इसी मजबूत आधार पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट, भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसने 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी किए? विच हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वर्थ 10,000 करोड़? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी किए हैं। राइट आंसर सी। यह भारत का पहला ऐसा डोमेस्टिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है जिसे किसी भारतीय बैंक ने जारी किया है। इस बॉन्ड की अवधि 7 साल रहने वाली है और इस बॉन्ड पर 7.10% इंटरेस्ट रेट तय किया गया है। नेक्स्ट, पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ किस क्षेत्र से संबंधित थे? पद्म भूषण विनर रमाकांत रथ वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? पॉलिटिक्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस। रमाकांत रथ उड़ीसा साहित्य के प्रसिद्ध आधुनिकवादी कवि थे। तो राइट आंसर यहाँ पर सी, साहित्य, लिटरेचर। उन्हें 2006 में पद्म भूषण, 1992 में सरस्वती सम्मान और 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है श्री राधा। वो पूर्व IAS अधिकारी भी थे और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट, अंडर 13 आयु वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? Who has become the Indian tennis player to achieve world number 1 ranking in the under 13 age group? सृष्टि किरण, वैदी चौधरी, माया राजेश्वरन, अंकिता रैना। बेंगलुरु की 13 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी सृष्टि किरण ने अंडर 13 कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। तो राइट आंसर ए, सृष्टि किरण। सृष्टि ने 5 ITF जूनियर टाइटल्स जीते हैं और ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स J100 क्वांटामाला में रनर अप रहने के बाद उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जाएगा? वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बी डेवलप्ड? कोची, विशाखापट्टनम, तूतुकुड़ी, मुंबई। भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास के लिए तमिलनाडु के तूतुकुड़ी को चुना गया है। इस शिपयार्ड के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर साइन हुए हैं HD कोरिया शिपिंग कंपनी के साथ साथ तमिलनाडु की नेशनल शिपिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क कंपनी और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत इसके डेवलपमेंट को लेकर MOU पर साइन किए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूजफुल लग रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम से पहले आपको हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाने की आदत जरूर डालें। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी हमने 50 नए मॉक टेस्ट तैयार करे हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हैं, सेक्शनल टाइमिंग के साथ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS चारों ही सब्जेक्ट के लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस मॉक टेस्ट को भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको रियल एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इन मॉक टेस्ट को क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट, सरकार को संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में निम्नलिखित में से किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड एज पार्लियामेंटरी एंड प्रेसिडेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, रिलेशंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। बी, राजनेताओं और लोक सेवकों के बीच संबंध, रिलेशंस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स। सी, लिखित या अलिखित संविधान, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। डी, कठोर या लचीला संविधान, रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच में अंतर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध के आधार पर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रिलेशंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के आधार पर इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है USA, और पार्लियामेंट्री यानी कि सांसदीय व्यवस्था की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है UK। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं,
पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में ओवरलैप होता है। इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है। नेक्स्ट, यदि कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता पर चल रहे हों तो पूंजी की उत्पादकता कैसी होगी? If factories are running at full capacity utilization, then the productivity of capital will be सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव, 0, 0, 1, 1। जब कोई फैक्ट्री फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम करती है तब उसके पास जो भी अवेलेबल मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और कैपिटल गुड्स हैं उनका मैक्सिमम यूज़ होता है। इसलिए वहाँ पर कैपिटल से ज़्यादा हमको आउटपुट देखने को मिलता है। इसलिए कैपिटल प्रोडक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव रहती है और अपने हाईएस्ट लेवल पर रहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, सकारात्मक पॉजिटिव। नेक्स्ट, चर्चा में रही ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द ग्रीन लाइन बॉर्डर विच वॉज इन डिस्कशन लोकेटेड? ग्रीस, साइप्रस, टर्की, इजराइल। ग्रीन लाइन साइप्रस को दो हिस्सों में बांटती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, साइप्रस। नदर्न साइप्रस टर्की कंट्रोल करता है और सदर्न साइप्रस में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है। ग्रीन लाइन को यूएन द्वारा बफर जोन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसकी सुरक्षा यूएन पीस कीपिंग फोर्स करती हैं। 1974 में टर्की ने अटैक किया था, जिसके बाद ये द्वीप दो भागों में डिवाइड हो गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की यात्रा की थी, इसलिए फ्रेंड्स ये चर्चा में है, यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का पहला प्रायोगिक मापन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी? हेनरी कैवेंडिश, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, जोहानेस केपलर। हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में फेमस कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट किया था। इसके जरिए उन्होंने पहली बार ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी का एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट किया था, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ए, हेनरी कैवेंडिश। इस एक्सपेरिमेंट को वेइंग द अर्थ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इससे अर्थ की डेंसिटी और मास का एस्टिमेशन पॉसिबल हुआ था। आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, गैलीलियो ने फॉलिंग बॉडीज और मोशन पर काम किया था, केपलर ने प्लैनेटरी मोशंस के लॉ दिए थे। नेक्स्ट, भारत में धन विधेयक के पारित होने की विधायी प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर द पैसेज ऑफ अ मनी बिल इन इंडिया। पहला, लोकसभा में धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल इन लोकसभा। सेकंड, लोकसभा द्वारा पारित किया जाना, पासेज इन लोकसभा। तीसरा, राज्यसभा को प्रेषित किया जाना, ट्रांसमिशन टू राज्यसभा। फोर्थ, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना, प्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। पहले बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पर पास किया जाता है, जिसके बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है, जो इसको रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है और 15 दिन के अंदर वापस भेजती है। बिल प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है। आर्टिकल 109 और 110 में मनी बिल से संबंधित पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो 1, 2, 3, 4 इस क्रम में ही की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया? रिसेंटली विच हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025? काजीरंगा नेशनल पार्क, मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन, ताजमहल, अजंता अलोरा गुफाएं। दो 2025 की सूची में भारत के दो स्थल शामिल हुए हैं, हैदराबाद के मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन और गुजरात के भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो वैश्विक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की ओर ध्यान खींचता है। ये सूची हर 2 साल में जारी की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथन ए तथा कारण आर के संबंध में सही विकल्प चुनिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग असर्शन एंड रीजन। कथन, 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया। The 1991 reforms boosted India's foreign exchange reserves significantly. कारण,
उदारीकृत व्यापार नीतियों ने निर्यात तथा पूंजी प्रवाह दोनों को बढ़ाया। रीजन, liberalized trade policies increased both exports and capital inflows. 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था। इन रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स को बूस्ट मिला था, इसलिए यहाँ पर जो असर्शन है वो एकदम सही है। लिबरलाइज ट्रेड पॉलिसीज की वजह से एक्सपोर्ट्स भी बढ़े थे और कैपिटल इनफ्लो भी बढ़ा था, यानी कि रीजन भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, जल निकायों एवं भौतिक चक्रों के संदर्भ में निप ज्वार कब उत्पन्न होती है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज एंड फिजिकल साइकिल्स नीप टाइड अकर्स। ए, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समान कोण होते हैं, व्हेन सन एंड मून आर एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर। बी, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधे रेखा में होते हैं, व्हेन द अर्थ, मून एंड सन लाइन अप इन अ स्ट्रेट लाइन। सी, जब महाद्वीपों के कारण अत्यधिक अवरोध उत्पन्न होता है, व्हेन देयर इज सो मच इंडिफरेंस बाय कॉन्टिनेंट्स। डी, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशाओं में होते हैं, व्हेन द सन एंड मून आर ऑन अपोजिट साइड्स। नीप टाइड्स तब आती हैं जब सन, मून और अर्थ एक साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। ये स्थिति फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर मून के दौरान होती है। इस समय सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को पार्शली अपोज करती हैं, जिससे टाइडल रेंज सबसे कम होती है। इसके विपरीत जब सन, मून और अर्थ एक सीधे लाइन में होते हैं, तब हमको स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिलती हैं, जिसमें टाइडल रेंज सबसे अधिक होती है। ये स्थिति न्यू मून और फुल मून के समय होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को आहर या राष्ट्र नामक प्रशासनिक जिलों में विभाजित किया गया था? Which of the following kingdoms were divided into subdivisions called ahars and rashtra, which meant districts? पार्थियन, शाक, कुषाण, सातवाहन। सातवाहन साम्राज्य के समय जिलों को आहर या राष्ट्र कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सातवाहन। सातवाहन दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर राज करते थे। उनके बारे में इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। मौर्य साम्राज्य के बाद सातवाहन यहाँ पर सक्रिय हुए थे। एग्जाम्स में हमको गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि सातवाहन के प्रमुख राजा थे, उनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंगटन कंसेंसस का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस? व्यापार उदारीकरण, ट्रेड लिबरलाइजेशन, राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन, निर्यात सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म। वॉशिंगटन कंसेंसस 1989 में इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन द्वारा दिए गए थे। ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क था जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए सजेस्ट किया गया था। इसमें फिस्कल डिसिप्लिन, टैक्स रिफॉर्म, ट्रेड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया था। तो इसके अंदर एक्सपोर्ट सब्सिडीज के बारे में बात नहीं की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्यात सब्सिडी। नेक्स्ट, अनेक देवताओं में विश्वास का खंडन करने के लिए फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? हु रोट गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन पर्शियन टू रेनाउंस द बिलीफ इन मैनी गॉड्स? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन रॉय ने पर्शियन में तोहफत उल मुजाहिदीन लिखी थी, जिसको गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, राजा राम मोहन रॉय। इसके जरिए उन्होंने मोनोथीज्म यानी कि एक ईश्वरवाद को समर्थन किया था और पॉलीथीज्म यानी कि अनेक देवताओं में जो विश्वास है उसकी आलोचना की थी। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज की संस्थापना भी की थी। इस पॉइंट से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ख्वालम प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य का है? ख्वालम इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश। ख्वालम मिजोरम का एक प्रसिद्ध ट्रेडिशनल फोक डांस है। मिजोरम लैंग्वेज में ख्वालम का अर्थ होता है डांस ऑफ द गेस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, मिजोरम। इस डांस में कलरफुल ड्रेस पहनकर ड्रम्स की बीट पर ग्रुप में डांस किया जाता है। नेक्स्ट, स्तंभ ए रोग, स्तंभ बी कारक जीव से सही मिलान कीजिए। मैच द पॉइंट्स अंडर कॉलम ए डिसीज विथ दोज अंडर कॉलम बी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल। कॉलम ए मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड, कोलेरा।
कॉलम बी विब्रियो सैल्मोनेला रोटावायरस प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है जो कि एक प्रोटोजोआ पैरासाइड है। कोलेरा विब्रियो कोलेरी से होता है। टाइफॉइड सैल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है। डायरिया आमतौर पर रोटावायरस से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में पहली नगर निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी? इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। भारत की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1688 में मद्रास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर है बी, मद्रास। नेक्स्ट, CH3CH2OH की O2 के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? What is the product formed when CH3CH2OH reacts with O2? A. CO2 plus H2O plus प्रकाश and light. B. H2O plus ऊष्म. C. CO2 plus H2O plus ऊष्म एवं प्रकाश heat and light. D. CO2 plus ऊष्म एवं प्रकाश CO2 plus heat and light. जब भी CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो वो एक कंबशन रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन के बाद CO2, वाटर और हीट और लाइट मिलती है। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर है सी, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें लाइट और हीट भी बाहर आ रही है। नेक्स्ट, मत्तविलास प्रसन्न के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट हु रोट मत्तविलास प्रसन्न belong to which of the following ruling dynasties? पुष्यभूति, चालुक्य, पल्लव, मैतक। महेंद्र वर्मन फर्स्ट पल्लव डायनेस्टी के एक प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने 7th सेंचुरी में शासन किया। ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये स्कॉलर, प्ले राइटर और पैट्रन ऑफ आर्ट भी थे। इन्होंने संस्कृत में प्रसिद्ध मत्तविलास प्रसन्न लिखी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, पल्लव। नेक्स्ट, भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किस स्थान को घोषित किया गया? विच प्लेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट पल फार्मिंग क्लस्टर? हजारीबाग, पटना, रांची, वाराणसी। झारखंड के हजारीबाग को भारत का पहला पल फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया। राइट आंसर ए, हजारीबाग। इस क्लस्टर के लिए लगभग 22 करोड़ का निवेश किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसको यहाँ पर चलाएंगे। इसका उद्देश्य है एक्वाकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना। रूरल एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। मोती की खेती में सीप यानी ऑयस्टर्स के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से मोती उगाए जाते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार ये मॉक टेस्ट देख रहे हैं तो उससे पहले जो मॉक टेस्ट हुए हैं उनको जरूर देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।